छोड़ी जान जाना, माटीला छोड़ी तैहा जावत सजारे बेटा, जल्दी तैं लहूट के आना। लाला जल्दी तैं लहूट के आना। इही माटी मरे बेटा खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहूट के आना। ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहूट के आना। नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो से मैं सावन कुमार सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पुनः आज शुक्रवार है। शुक्रवार हमारे कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम खैरागढ़ के रत्न का दिन होता है, इसलिए हम लोग फिर से पुनः प्रस्तुत हैं हमारे इस संस्करण को लेकर, खैरागढ़ के रत्न कार्यक्रम को लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। आज विशेष रूप से हम बात करेंगे दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके विषय में ही आज की सारी परिचर्चा हमारी होनी है। दृष्टि रोग से संबंधित चीज़ें, और उसी विषय की विशेषज्ञ आज हमारे बीच उपस्थित हैं दीदी आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी। आज बहुत सारी उनसे चर्चाएं करेंगे और एक बहुत अहम विषय जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में छूट सा जाता है, एक बहुत अहम विषय है नेत्रदान का विषय। उस विषय में भी बहुत सारी जागरूकताओं की आवश्यकता है, उसमें बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी। सर्वप्रथम कुछ चीज़ें मैं आपको आपके दृष्टांगत करता हूं। देखिए, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमारे आसपास की हर वस्तु में एक अलग ही सुंदरता छिपी होती है, जिसे देखने के लिए एक अलग नज़र की ज़रूरत होती है। दुनिया में हर चीज़ का नज़ारा लेने के लिए हमारे पास आँखों का ही सहारा होता है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि बिन आँखों के ये दुनिया कैसी होती होगी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता होगा। दुनिया की सारी खूबसूरती आँखों के बिना कुछ भी नहीं होती है। आँखें ना होने का दुख वही समझ सकता है जिसके पास आँखें ना हो। थोड़ी देर के लिए आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर देखिए, दुनिया कैसी लगती है। लगता है ना डर, डर जैसा एहसास आपको ज़रूर होगा। आँखों के बिना तो सही से चला भी नहीं जा सकता, और यही वजह है कि इंसान सबसे ज़्यादा रक्षा अपनी आँखों की ही करता है। लेकिन कुछ अभागों की दुनिया में परमात्मा ने अंधेरा ही लिखा होता है, जिन्हें आँखें नसीब नहीं होती हैं। कई बच्चे इस दुनिया में बिना आँखों के ही आते हैं, तो कुछ हादसों में अपनी आँखें गंवा बैठते हैं। सारी दुनिया भर में नेत्रहीनों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिनमें से कई तो जन्मजात नेत्रहीन होते हैं। आँखों का महत्व तो हम सब समझते हैं और इसलिए इसकी सुरक्षा भी हम बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन
हम में से बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। आंखें न सिर्फ हमें रोशनी देती हैं बल्कि हमारे मरने के बाद वह किसी और की जिंदगी में भी अंधेरा हटा सकती हैं। इस विषय में बहुत कम लोग सोच पाते हैं। लेकिन जब बात नेत्रदान की होती है तो काफी लोग इस अंधविश्वास के में पीछे हट जाते हैं कि कहीं अगले जन्म में वह नेत्रहीन ना पैदा हो जाएं। ये कहीं ना कहीं आज हम 2025 में जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये भ्रांति है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम नेत्रदान करेंगे कहीं हमारा अंग भंग होगा तो हमें अगले जन्म में वो अंग प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ऐसी कोई, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत चीजें हैं, अंधविश्वास वाली चीजें हैं। इस अंधविश्वास की वजह से दुनिया के कई नेत्रहीन लोगों को जिंदगी भर अंधेरे में ही रहना पड़ता है। नेत्रदान की महत्ता को समझाते हुए ही 10 जून अभी जो बीता है, और 10 जून के ही विषय में 10 जून को लेकर ही हम लोग आज का विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता फैलाई जाती है और नेत्र के विषय में उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को बताया जाता है। नेत्रों की मदद से बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क संभव है, अतः नेत्रों और उसकी उपयोगिता दैनिक जीवन के लिए सबसे अधिक है। नेत्रों की महत्ता का पता हमें तब चलता है जब हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति की क्रियाओं को देखते हैं। समझिएगा, नेत्र का महत्व हमें तब पता चलता है जब हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के क्रियाओं को देखते हैं, उसके क्रियाकलाप को देखते हैं। मार्ग पर चलना तो दूर, घर पर चलने फिरने में भी असुविधा होती है। नेत्रहीन व्यक्ति को हर समय किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। उसका दैनिक जीवन भी मुश्किलों से भरा होता है। देखिए, एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत में लगभग 1,25,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं, जिनमें से 30 लाख व्यक्ति नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नव दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, उनकी संभावना है। जितने लोग हमारे देश में एक साल में मृत्यु जितने लोगों की होती है, अगर वे मरने के बाद अपनी आंखें दान कर जाएं तो देश के सभी जितने भी नेत्रहीन हैं उन सभी लोगों को आंखें मिल सकती हैं। लेकिन नेत्रदान के विषय में लोगों में जागरूकता उतनी हो नहीं पाई है। आप इस चीज को जानकर बड़े अचंभित भी होंगे। आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में 70,000 से अधिक लोगों ने कार्निया प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ये डाटा छत्तीसगढ़ का है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग नेत्रदान के महत्व को, आवश्यकता को नहीं समझते हैं। हम में से बहुत से लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहते हैं, परंतु करें कैसे, कहां करें, ये जानकारी नहीं होने के अभाव में वे चाहकर भी अपनी आंखें जरूरतमंद लोगों को दान नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से थोड़ी सी जागरूकता की कमी हो जाती है, जानकारियों का अभाव हो जाता है, जिस वजह से लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चलिए, इन्हीं सारे विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय विशेषज्ञ के रूप में आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सारी बातों पर बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आधिकारिक रूप से उनके मुखारविंद से चीज़ों की पुष्टि करवाएंगे, उनसे मुखातिब करवाएंगे। आपसे सीधे मैं भेंट करवाता हूँ आदरणीय दुर्गेश नंदी श्रीवास्तव जी से। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ दीदी। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे अतिथि श्रीमती दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी के विषय में उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखता हूं। देखिए, श्रीमती दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी का जन्म 4 दिसंबर 1966 में इसी खैरागढ़ नगर के तुरकारी पारा निवास में हुआ था। पिताजी का नाम था स्वर्गीय गजानंद लाल श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी, जैसे नंबर 1 स्कूल इतवारी बाजार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और अंत में टोला गांव स्कूल से उन्होंने रिटायरमेंट अपनी प्राप्त की। माता स्वर्गीय शिव कुमारी श्रीवास्तव जी रहीं,
जो कि मूल रूप से गृहिणी थी। उन्हीं के परिवार में आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था, जो कि अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। एक भाई और 2 बहन, 3 बच्चों का परिवार था, जिसमें मध्य क्रम में द्वितीय संतान के रूप में आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था। शिक्षा के विषय में बात करूं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शाला क्रमांक 1 जो कि इतवारी बाजार में स्थित है, वहाँ से आपने 5वीं तक की अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 6वीं से 11वीं तक मैट्रिक तक की शिक्षा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरागढ़ से आपने प्राप्त किया। एक छोटा सा और विषय है, आपको बताना बड़ा आवश्यक है। बायोलॉजी आपका मुख्य विषय रहा और 11वीं में आपने पूरे अपने स्कूल में उस वर्ष टॉप किया था अपने विषय में। ये एक विशेष उपलब्धि रही है। और तदुपरांत उसके बाद फिर दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से आपने बीएससी की डिग्री, वहाँ से आपने बैचलर की डिग्री प्राप्त की। तदुपरांत डिप्लोमा नेत्र विज्ञान मेडिकल कॉलेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से आपने नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया उस कॉलेज से। देहरादून में पुनर्वास प्रशिक्षण आपने 6 महीना का वहाँ प्रशिक्षण किया। दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं उनके विषय में ये प्रशिक्षण रहा। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं शिक्षा के विषय में, मैंने आपको बताया। सेवाओं बहुत सारी परिचय के क्रम में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है, लेकिन चलिए मैं सीधे आपसे भेंट करवाता हूं आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी से। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। आज दीदी आज उपस्थित हैं आप, तो हम लोग चाहते हैं कि नेत्र के विषय में जितने भी नेत्र के विषय से संबंधित जितने भी विषय हैं सारी चीज़ों पर आप बिल्कुल आज हमारे दर्शकों को, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आज का यह जो संस्करण है देखकर कम से कम नेत्र के विषय में जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्या कहते हैं, शंकाएं हैं आपकी, तो दीदी से हम बिल्कुल उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में यदि आपका कहीं कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी उत्तर दीदी से लेने की कोशिश करेंगे। कलाकारों की दुनिया से भाई सावन सोनी जी, किशोर सोनी जी, प्रदीप अग्रवाल जी, अभिषेक अग्रवाल जी सहित सभी टीम के सदस्यों को मैं हार्दिक आभार मानती हूँ, जो आपने खैरागढ़ के अनमोल रत्न में से मुझ जैसे काज को भी आपने रत्न के रूप में यहाँ लाकर सम्मान दिया, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में ही जितने दर्शक मेरे वरिष्ठ आदरणीय जन मुझे यहाँ देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। और दीदी जी, सर्वप्रथम आप इस नगर की बिटिया हैं, ये आपका नगर है। मैं सर्वप्रथम आपकी उन स्मृतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आपके बाल्यकाल की स्मृतियां रही, आपकी स्कूलिंग शिक्षा शैक्षणिक जीवन की जो स्मृतियां हैं, बचपन की, बाल्यकाल की और किशोरावस्था की, जो कॉलेज लाइफ की। कॉलेज तो आपने फिर बाहर से आपने कॉलेज किया, लेकिन स्कूलिंग मैट्रिक तब तो आप खैरागढ़ में आपकी शिक्षा दीक्षा रही। उस दौर में कैसा आपकी स्कूलिंग कैसी रही, शिक्षा काल आपका कैसा रहा? देखिए सावन भाई, मेरे पिताजी तो टीचर थे, और जब मैं तीसरी क्लास में थी मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र रेंगा कठेरा हो गया। और मेरी माँ जो थी, जब हम 3 भाई बहन हैं, उनके होने के बाद वो थोड़ी सी मेंटली वीक हो गई थी। अच्छा। तो हम परिवार के अन्य सदस्य, मेरे चाचा जी चंद्र कुमार श्रीवास्तव, अच्छा, और चाची उषा श्रीवास्तव जी, और मेरी दादी माँ, इनके ही आंचल में मेरा परवरिश हुआ। और दादी माँ ही थी, बचपन में कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी उन्होंने मुझे इतना ज्ञान, इतना अच्छा संस्कार दिया, जो आज मैं यहाँ खैरागढ़ में अपनी सेवा आप लोगों के बीच में दे रही हूँ। मुझे लगता है उनका संस्कार और उनका ज्ञान और उनका आशीर्वाद मुझे बहुत काम आ रहा है। जी बिल्कुल। तो बचपन में हम पढ़ते थे, मेरे पापा जी भी उस स्कूल में टीचर थे, तिवारी मैडम थी, जलतारे मैडम थे, सर थे वहाँ पे संग्राम सिंह, और अहमद खान सर थे।
अच्छा। एक हमारे वैरागी सर थे, सोने सरार में थे। एक शिवानंद महोबिया सर भी थे जो हम लोग को मैथ्स पढ़ाते थे। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे यहीं के साथी भाई हैं, जैसे अनिल अग्रवाल जी है, मेरे क्लासमेट थे हम स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। जी जी। और एक हमारे जो मेंटली हो गए हैं भूपेश बैस, सबसे सीधा लड़का था, वो भी अच्छा। हमारे क्लास में पढ़े हैं। आपके बैचमेट रहे मेरे हैं? मेरे हाँ, प्राइमरी स्कूल में मेरे साथ पढ़े हैं। ओहो। तो है, बहुत सारे लोग हैं। जी जी जी। उसके बाद हम स्कूल में आए और मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद फिर गर्ल्स स्कूल में आई। तो उसमें भी अच्छा रहा हमारा एक्टिविटी। और हमारे टीचर्स जो है हमको बहुत प्रमोट करते थे, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, सभी में भाग लेते थे। हमारे ज़माने में क्राफ्ट चलता था, हम उसमें भी भाग लेते थे जी। और फिर हमको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, हमारी मंसूरी मैडम थी, सत्यभामा मैडम थी, उन्होंने ही हमको मोटिवेट किया कि तुम वहाँ जाके ज्वाइन करो। तो हमने 6वीं कक्षा से ही वहाँ से वोकल म्यूजिक में डिप्लोमा कर रहे थे, लेकिन किस विषय में? गायन में, अरे शास्त्रीय संगीत में। ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी। जी। जी। तो जी। उसके बाद फिर 11वीं तक किए। अच्छा। और अच्छा, 6वीं से 11वीं तक आप वहाँ शिक्षा लिए हैं आपने? हाँ, अच्छा। वहाँ लिए। तो अंतिम वर्ष में मुझे चेचक निकल गया था, चिकन पॉक्स। अच्छा जी। एग्जाम नहीं दे पाई मैं। जी जी। और इस तरह से मेरी वो जो डिप्लोमा वाला कोर्स था गायन का, वो अधूरा रह गया। और उसके बाद मैं बायो में थी, क्या बायो की स्टूडेंट थी जी। और हमारे समय में लाल मैडम थी जो हमको बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ाती थी। लाल मैडम। एक जी। मसी मैडम थी, केमिस्ट्री पढ़ाती थी। जी जी। और उस समय फिजिक्स के कोई टीचर नहीं थे। अच्छा। तो हमको फिजिक्स पढ़ने के लिए यहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो पहले विक्टोरिया स्कूल कहलाता था, हाँ हाँ, वहाँ हम आते थे। अच्छा। तो वहाँ पांडे सर जी थे, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए आप यहाँ आते? फिजिक्स पढ़ने के लिए आते थे वहाँ पे। अच्छा। तो हम 3 लड़कियाँ थी, 2 ट्रांसफर पे आए थे। अच्छा। और हमारे गर्ल्स स्कूल में साइंस ग्रुप में मैं ही थी। अच्छा। तो मेरे ज़माने में वहाँ मैथ्स था ही नहीं, मैं मैथ्स लेके पढ़ना चाहती थी। अच्छा। पर अब मैथ्स बायो के टीचर थे तो मुझे बायो लेना पड़ा। जी। तो ये रहा वहाँ से। और फिर हमारा, फिर जैसे कि आपने बताया कि मैं टॉप की थी अपने 11 में ज़माने में, साइंस स्टूडेंट में। जी। और उसके बाद मुझे टीचरशिप वगैरह की बहुत सारा ऑफर वगैरह आया था, उस समय ढाक वाला सिस्टम चलता था। जी। तो मेरे पापा जी ने कहा अभी इस चक्कर में मत पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो फिर हमारा दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन हुआ। जी। और हम लोग खैरागढ़ के रहने वाले, पहले शहर गए थे, सीधे साधे लोग। और वहाँ का कॉलेज वाला सिस्टम समझ में नहीं आता था, मुश्किल होता है। हाँ। जी। तो लोग हंसते थे जी। बिल्कुल, मतलब सीधी सादी बेंजी टाइप की स्टूडेंट है करके। लेकिन शुरू में ही बस पढ़ने में ही ध्यान रहता था, बाकी सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता था। जी। और उसी समय फर्स्ट ईयर में फिर मेरी माता और मेरी दादी माँ दोनों का निधन हो गया। तो मेरी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। अच्छा। और 4-5 महीने में कॉलेज नहीं गई। माँ का भी निधन उस समय हो गया था? हाँ। अच्छा। हाँ। जी जी। उसके बाद फिर चाचा चाची का पदार्पण हुआ, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे पापा जी अमर टोला चौकी के पास में, उस समय एक ही बस चलती थी जी। खैरागढ़ से अमर बस जाती थी। और फिर चौकी में रात में एक बस जाती थी, वो अमर टोला जाती थी। अच्छा। तो उसमें फिर उनको बहुत परेशानी हुई, तो चाचा चाची जी को यहाँ भेजा गया। तो उन्होंने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से किया, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जी। और खैरागढ़ के लोग तो उनको ही मेरा पेरेंट्स समझते हैं, मेरे चाची चाचा को। पापा जी को तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं इनकी बिटिया हूँ। अच्छा। ऐसा है। जी जी। तो उसके बाद व्यवधान तो आया जी। और फिर मेरा पढ़ने का मूड हट गया, मैं थोड़ी सी दुखी हो गई थी। तो पापा जी ने बहुत समझाया, बेटा एग्ज़ाम दे लो, नहीं पढ़े हो तो क्या हुआ, पास हो ही जाओगे। मतलब मुझे ये शक था कि मैं पढ़ी नहीं तो कैसे होगा मेरा। और ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर में, मतलब एक कहना चाहिए कि एक दैवी कृपा जो रहती है ना, वो अपने में जीवन में उस समय उस कार्यकाल में मैंने महसूस किया है। अच्छा। हाँ। जी जी जी। जब मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ और
उस समय मुझे सपने में, आप मतलब आश्चर्य होगा, इस मंच में साझा नहीं करना चाहिए, फिर भी मुंह से निकल गया, बताती हूँ। मुझे सपने में सारे क्वेश्चन आंसर दिखते थे। ये राज की बात है। और बीएससी फर्स्ट ईयर की ये राज है कि मैं 94% लेके पास हुई। ये बिल्कुल बता सकते हैं, ये अच्छी बात है, आपने साझा किया इस चीज़ को, ये बताने लायक चीज़ें ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे घर में आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे पापा जी भी आध्यात्मिक थे, मेरी दादी माँ भी आध्यात्मिक थी, और शायद ही उनकी ही ऊर्जा जो थी मेरे लिए काम कर रही थी। और जब मैं भी बता रही हूँ तो अभी मेरे शरीर के सारे रोंगटे, मतलब रोम रोम काँप रहे हैं जी। वो बहुत ही अद्भुत क्षण था और मेरे जीवन का अविस्मरणीय, शायद अगले जन्म में भी मुझे स्मृति याद रहेगी। तो ये वाकया मुझे बिल्कुल याद रहेगी, ये घटना बीता है जी। तो एक दैवी कृपा थी। भगवान को जो बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जो रास्ता चुनते हैं, वही होता है। मैं वही आपसे पूछना चाहता था दीदी, क्योंकि आप बायोलॉजी की आप जी। विद्यार्थी रही हैं, आप किस बायोलॉजी के क्षेत्र में भी किसी दूसरे विषय में आप जा सकती हैं, आपने नेत्र का विषय ही कैसे चुना? जी। इस क्षेत्र में आपने हाँ। कैसे, इसका चयन आपने कैसे किया? जी। आप उसके चाहती बाद तो नर्सिंग भी कर सकती थी, या फिर किसी भी अन्य और सब्जेक्ट में आप? मैंने बीएससी फिर वहाँ से कंप्लीट किया, फिर मेरा रास्ता खुल गया, बीएससी मैंने कंप्लीट किया। और मेरे पापा जी ने कहा कि पीएमटी वगैरह से हमारे समय, अब सीपी पीएमटी चलता है, अभी नीट चलता है जी। हमारे समय में पीएमटी चलता था। जी। तो उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद एग्ज़ाम देना रहता था। तो मेरी इच्छा नहीं थी, एकदम खुल के बता रही हूँ। अच्छा। बिल्कुल मेडिकल लाइन में आने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। मैं रिसर्चर बनना चाहती थी या आईएएस बनना चाहती थी। जी। जी। और उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिलाया और हमारे सामने ही समय में ही माइनस मार्किंग चालू हुआ था। फिर भी ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बताया ना कि मेरी विडंबना थी बीएससी फर्स्ट ईयर में कैसे मैंने पास किया। जी। जी। तो वो एग्ज़ाम दिली और उसमें 54% जो है तक सिलेक्शन हुआ था और मेरा आया था 49%। अच्छा। तो पापा जी ने कहा अगले टर्म से कर लो, फिर मैं ध्यान नहीं दी, तो मैंने पीएमटी नहीं किया। और उसके बाद बीएससी कंप्लीट करके मैं बीएड की तैयारी करने लगी। उसी समय प्री बीएड चालू हुआ था। पहले बीएड डायरेक्ट पढ़ते थे, तो उस समय से प्री बीएड का हमको एग्ज़ाम दिए, तब सिलेक्शन होता। प्री बीएड का? हाँ, प्री बीएड चालू हुआ। प्री बीएड में एग्ज़ाम फाइट करके यदि हम सेलेक्ट होते तो हमारा बीएड होता। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। मेरा बीएड के लिए जबलपुर कॉलेज में हुआ था। और चूँकि मेरे ताऊ जी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में थे और मेरी ताई जी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, नर्स थी। मेरे बड़े पिताजी कंपाउंडर थे। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर बताया कि बेटा अब तुम चलो मेडिकल कॉलेज में, वहाँ ऐसा ऐसा कोर्स होता है। फिर भी मैंने मन मार के ये कोर्स करने के लिए वहाँ पर गई। चलो इतना हाँ प्रेशर दे रहे, क्योंकि मेरा तो कुछ अंदर, मैं किसी को बताई नहीं थी घर में कि मेरा किस लाइन में जाने का रुझान है। अच्छा। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, जब प्री बीएड की तैयारी कर रही थी जी, जी, जी। तो यहाँ पर एक सुनील टाइपिंग सेंटर होते थे, जो भैया आजकल यहाँ पर अर्जुन का काम करते हैं, उनके यहाँ टाइपिंग सीखती थी और वहाँ पर खाली टाइम में और प्री बीएड की भी तैयारी कर रही थी। उनके यहाँ बहुत सारे मैगजीन आते थे, तो मैं वो मैगजीन पढ़ती थी और उसमें एक ना वो आया, क्या बोलते, फॉर्म आया था, वैकेंसी आई थी एग्ज़ाम वगैरह देने का, आईएफएस का एग्ज़ाम देने का। तो मैंने ऐसे खेल खेल में आईएफएस के एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया। अच्छा। और आईएफएस का एग्ज़ाम भी दे दी, घर वालों को किसी को पता नहीं। अच्छा। हाँ। अब ऐसा हुआ कि मेरा आईएफएस क्लियर भी कर ली मैं। अच्छा। ये बहुत आश्चर्य की बात है जी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत दूर अमाटोला में थे। हाँ, और यहाँ दादी माँ के साथ में उस समय रहती थी। जी, जी। और उस समय तो ये मोबाइल वगैरह फोन वोन तो था नहीं। चिट्ठी लिखे तो फिजिकल टेस्ट के लिए भोपाल जाना था जी। और जिस दिन जाना था उस दिन पापा जी को चिट्ठी मिला हमारा कि ऐसा ऐसा। हाँ। अच्छा। तो अब वही है कि कई बार बोलते हैं ना, कर्म पे भरोसा रखिए, पर कुछ कुछ प्रारब्ध में भी रहता है। नियति प्रारब्ध आपको वहां लेकर चली जाती है जहां उसको लेकर जाना होता है। कभी कभी इंसान तो कुछ फिर इस विभाग में आई और फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़े और पढ़ने के बाद फिर वहाँ बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से मैंने क्लियर की, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स कहलाता है जी। नेसाक अधिकारियों का। जी। 2 वर्ष का कोर्स था
और वहाँ से हम आए तो फिर वहाँ से 7-8 महीने के बाद हमारी पोस्टिंग छिंदवाड़ा जिले में हो गई। छिंदवाड़ा जिले में हो गई। वहाँ से फिर प्रथम आपकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा जिले में हुई। जी जी। उसके बाद फिर 1992 में फिर हम नांदगांव जिला में आए जी। और उसके बाद फिर खैरागढ़ पहुँच गए। और देहरादून आप 1994 में गई, डिपार्टमेंटल गई थी, उस समय मध्य प्रदेश था। जी जी जी। तो मध्य प्रदेश से हमको सिलेक्ट किया था, कुछ स्टूडेंट को अलग अलग स्टेट के सेलेक्ट करना था, मतलब जी अभ्यर्थियों को। तो एज ए सहायक अधिकारी मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में एक मैं ही गई थी वहाँ पे। अच्छा। अब मेरे से पहले और भी सीनियर जा चुके थे, लेकिन मेरे समय में उस सत्र में सिर्फ आपका मैं ही गई थी। चयन हुआ था। हाँ, उसमें बंगाल से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, कश्मीर से बहुत सारे साथी आए थे। तो उनके साथ भी अनुभव का अच्छा एक मौका हमारे मिला। दर्शक हैं दीदी, जी बहुत प्रिय दर्शक हैं, नियमित हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। हाँ जी। आप भी बहुत अच्छे से परिचित हैं उनसे। याहिया नियाजी जी हाँ, देख हाँ, रहे हैं हाँ, कार्यक्रम। हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हाँ, बहुत उन्होंने प्यारे लिखा से। है, बहुत ही सम्माननीय खैरागढ़ के अनमोल रत्न दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव मैडम, हम सबकी गुड्डी दीदी का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। ऐसा आप उन्होंने- लोग का प्यार और स्नेह से तो मेरा मन बहुत गदगद हो गया, और बस ऐसा ही प्यार बना रहे। जी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का प्यार और स्नेह देख के। देखिए दर्शकों को फिर मैं कहता चलूं, दीदी बैठी हुई हैं, अभी बिल्कुल अगले 1 घंटे तक हमारे साथ दुर्गेश दीदी यहाँ उपस्थित रहेंगी। कहीं कोई सवालों का तीर आपका हो तो आप बिल्कुल कमेंट बिल्कुल। बॉक्स में दीदी से कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। कहीं कुछ पूछना हो कुछ नेत्र के विषय में तो आप दीदी से अपने सवाल रख सकते हैं। दीदी मैं अपने विषय पर आता हूँ, जी, जिस जी। विषय में आज विशेष हम लोगों को चर्चा करनी है। आँखों से संबंधित दीदी जो नेत्र के विषय में है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि आँखों की जो कमजोरियाँ हैं, जी जी। जो आज एक बहुत विकट समस्या बनती जा रही है। बच्चों में आजकल देखने को मिलता है, बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चों में चश्मों का चलन हो चला है। अध्ययन काल में ही छोटे छोटे उम्र में ही बच्चे चश्मा उनको पहनना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये आँख से संबंधित समस्याएं बहुत विकट होती जा रही हैं। बिल्कुल विकट हो रही है, और यदि हम अभी नहीं सुधरे, अभी जागरूक नहीं हुए, जी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंधों की दुनिया हो जाएगी। बाप रे। जी जी। इसमें बच्चे और कुछ आज के जो परिवेश में जो हमारा एजुकेशन का जो शिक्षा की जो पद्धतियां हैं और उपकरण हैं, जी। और जिस तरह से उसके बिना हमारा काम बढ़ भी नहीं सकता, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। यदि हम लालटेन और पेन कॉपी में रहेंगे तो ये मोबाइल और कंप्यूटर जरूरी भी है, लेकिन उसको सिर्फ जरूरी ही बनाए, ना कि लत बनाए। हम बच्चों को क्या क्या, अब हम ही हैं, हम यदि डिपार्टमेंटल कोई वेबसाइट खोलते हैं कि हमारा क्या क्या काम है, उसके बाद फिर जो सोशल साइट में कुछ कुछ मैसेज आते हैं, उसमें हमारा आधा घंटा टाइम निकल जाता है। जी जी। एक तो समय खराब होता है हमारा, जी। और हम उद्देश्य से भटक जाते हैं, और साथ में हमारी आंखें खराब होती। बच्चों को तो ये पता नहीं, जी। वो तो डेवलपिंग एज रहता है, उनकी आंखें और ज़्यादा नाजुक रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस मंच के माध्यम से अभिभावकों को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मोबाइल ज़रूरत के हिसाब से दे, ताकि उनको एजुकेशन में बाधा ना पहुँचे, और बाकी समय में उनको मोबाइल लैपटॉप से दूरी बनाए रखें। जी। और ये तभी होगा, कुछ तपस्या हमको भी करने पड़ेगी। जब माँ बाप खुद किताब लेके बैठेंगे बच्चों के सामने में, तो बच्चे भी किताब लेके बैठेंगे। जी। नहीं तो वो लैपटॉप और मोबाइल में ही अपना, यदि हम मनोरंजन भी कर रहे हैं तो हमको किताबों की आदत डालना चाहिए। हमने भी अपने ज़माने में किताबें ही पढ़ी है। जब हमारा खाली टाइम होता था तो हम बहुत सारे साहित्य पढ़ लेते थे। तो मनोरंजन का एक ये भी साधन है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें। वो हमारे मानस पटल में बहुत दीर्घकालीन अमिट छाप छोड़ता है। जी। साथ ही मेरे पास जब बच्चे आते हैं, तो यदि मेरे पास समय रहता है तो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ, देखो बेटा, ये मोबाइल वगैरह आप छोड़ो, आपका विज़न इतना कम हो गया है जांच करने के बाद में, और आप ये नहीं छोड़ोगे अनावश्यक रूप से उपयोग करना, जी। तो आपकी ज़िंदगी जो है फिर ऐसा हो जाएगा, छू के चलने वाली स्थिति हो जाएगी।
अभी सावंत भाई बहुत सारे सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही हैं। उसी क्रम में एक स्कूली हेल्थ भी चलता है, अच्छा जिसमें हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों पर विशेष फोकस करते हैं, अच्छा क्योंकि जी। वो डेवलपिंग एज रहता है। हाँ, ये तो मैं आपसे पूछने भी वाला था, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शायद उसको कहते हैं हाँ क्या? जी। हाँ जी जी। तो उस एज में क्या होता है, जिस तरह से हमारा शरीर विकसित होता है जी। उसी अनुपात में हमारे आँखों की जो अन्य कोशिकाएं रहती है उस रेशियो में नहीं विकसित हो पाता है। अच्छा और कई बार क्या अधिकांशता होता है कि बच्चे जो है पढ़ते रहते हैं, बच्चों को भी पता नहीं लगता कि मेरे को चिड़चिड़ाहट क्यों लग रही, सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, वो भी नहीं समझ पाता। माता पिता भी समझ नहीं पाते, टीचर भी नहीं समझ पाते। जी जी जी। तो ये कार्यक्रम जो है हमारा काम आता है। अब ये कार्यक्रम बहुत ही सोच समझकर जिसने भी बनाया, चालू किया, जिसने भी कार्यक्रम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, वो वाकई में बहुत बड़े विज्ञानी और बहुत दूरदर्शी शख्स होंगे जी जी। जिन्होंने ये सोच और ये अवधारणा के साथ प्रोजेक्ट को चालू किया है। इसमें क्या है, यदि हमारा जो प्रोग्राम होता है तो हमारे निदेशक अधिकारी CHO है, RHO जो स्वास्थ्य करता रहते हैं, वो समय समय पे अपने अंचल के जो उनका कार्य क्षेत्र होता है वहाँ के स्कूलों में जाते हैं और विजिट देते हैं। अच्छा। तो जब वो जांच करते हैं तो बच्चों को पता लगता है कि इस बच्चे का तो इतना विजन है, उसको तो 1 लाइन दिख रहा है, उसको 3 लाइन दिख रहा है। ये कार्यक्रम सभी स्कूलों में संचालित होता है? सभी शासकीय स्कूलों में। शासकीय स्कूलों में? पूरे ऑल इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में तो होता है। अच्छा। हमारे खैरागढ़ जिले में भी हो रहा है और पूरे ऑल इंडिया पर ही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम है। अच्छा। तो जो भी वहाँ से कार्यक्रम बनता है पूरे केंद्र स्तर पर होता है, पूरे राष्ट्र में जी। उसको अप्लाई की जाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से टीचर को भी ये कहना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो आपको टीचर या कोई स्कूल बोले या ना बोले, आप बच्चों की आँखों की जांच करवा लें। आपकी जवाबदारी पहली बनती है। दूसरी जवाबदारी टीचर की बनती है। मैं टीचर्स लोगों को भी अक्सर बोलती हूँ, जब भी मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं या फिर मुझे भी स्कूल में अपना विजिट देने का मौका लगता है, तो उनको मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भैया हमारा विजन चाहे 150 रुपये का आता है, आप वो रखिए। उसको 6 मीटर की दूरी से बच्चे को जब वो एडमिशन लेने आता है तो बायां आँख और उसके बाद दाहिने आँख, ऐसे क्रम से एक एक आँख बंद करा के उसको पढ़ाइए आप। अच्छा, विजन चार्ट जो चश्मा दुकानों में, हाँ, ऑप्टिकल के दुकानों में जो अक्षर लिखे होते हैं, AX और EC ऐसा लिखा रहता है, वो छोटे बड़े अक्षरों में। हाँ जी, अलग अलग विजन चार्ट रहता है। जी जी। अलग अलग साइज में रहता है विजन चार्ट में। मैं समझता हूँ दीदी हर स्कूल में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ये चीज। जी। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग तो जाता ही है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को, अब आप तो उनको पूरे समय कांटेक्ट में रहते हैं स्कूल वाले जी। जो टीचर हैं, तो जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन वो कर लें तो बच्चे चिंतित हो जाए। मैंने अपने कार्यकाल में, मुझे खैरागढ़ में मैं 1992 में यहाँ ज्वाइन की हूँ और आज 2025 हो रहा है। आप समझ सकते हैं 32-33 साल का मेरा खैरागढ़ सिविल अस्पताल में मेरा सफ़र है जी। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, बाद में वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, फिर सिविल अस्पताल। और कृपा है क्षेत्रवासियों की और जनप्रतिनिधियों की, जिला भी बन गया है, जिला अस्पताल भी आ जाएगा, भी रूपांतरित होगा, आ जाएगा जी। तो मैंने ऐसे केस देखे हैं कि बच्चे जब मेरे पास आते थे तो मुझे देखे हैं कि मैंने ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो सिर्फ नज़र की कमजोरी के कारण पिछड़ गए। अरे बाप रे। कई ने पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा। ऐसा। और उसके बाद ना, ये सारे अनुभवों के बाद में जब मैं स्कूल में जाती थी, मुझे बहुत शौक था कि मैं इस क्षेत्र में आई हूँ तो मुझे मेरा बॉस ऑर्डर करे या ना करे, मुझे सरकार आदेश दे या ना दे, मुझे खैरागढ़ ब्लॉक में पोस्टिंग हुई तो मैं खैरागढ़ ब्लॉक के हर एक गांव में जाऊंगी। मैं बगैर बताए किसी भी गांव में जाती थी, वहाँ मरीजों का जांच कर लेती थी। अच्छा। स्कूल में भी जांच कर लेती थी। जी जी। और
वहाँ पर फिर बहुत सारे बच्चों का मुझे चश्मा नंबर देकर उनके नज़र दोष था उसको दूर करने का अवसर मिला, और उससे मुझे बहुत गर्व और आत्मसंतुष्टि मिली कि चलो किसी बच्चे की लाइफ जो है सुधर गई। बच्चा पढ़ता नहीं तो उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आता है जी, उसको दिखता नहीं तो डिप्रेशन आएगा। बिल्कुल। उसको सब ना टीचर समझ पाते ना पेरेंट्स ना बच्चा कि मैं पढ़ाई में क्यों पिछड़ रहा हूँ। आप एक कल्पना करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से अब आपकी एज भी लगभग 40 के आसपास जी। में पहुँच रहे होंगे, नहीं पहुँचेंगे तो पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल। आप चश्मा यदि लग रहा है और आप नहीं लगा रहे हैं तो आप स्ट्रेस दे कर पढ़ रहे हैं, आपको काम में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे चिड़चिड़ाहट क्यों हो रही है। लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते कभी चिड़चिड़ाहट क्यों हो रही है। हाँ, ये दर्शकों लेकिन को समझना आपको- चाहिए। आप समय पे आप अपनी आंखों की जांच करवा के समय पे उचित नंबर जो लगता है जांच करवा के वो चश्मा आप पहन रहे हैं तो आपका ये जो रहता है वो दूसरे जो साइड इफेक्ट होते हैं आंखों की कमजोरी के कारण से वो भी दूर हो जाते हैं। दीदी, ये मेरा अनुभव है। इस कार्यक्रम के बाद आज तो शुक्रवार है, कल शनिवार तो जी। हॉस्पिटल बंद रहता है शायद। खुला रहेगा हॉस्पिटल। खुला रहेगा जी तो कल आपका पेशेंट मैं ही होने वाला हूँ बिल्कुल शायद। बिल्कुल, आइए, वेलकम मोस्ट। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी। तो फिर मुझे लगा जैसे कि मैं आपको शुरू में बताई कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, इच्छा नहीं थी हेल्थ डिपार्टमेंट में आने की। उसके बाद अब मुझे लगता है कि परमात्मा की बहुत असीम कृपा थी जो मेरा नेत्र विभाग में पोस्टिंग हुआ। ये बात जी। अब मुझे लगता है बहुत अच्छी कि यहाँ ना आम के आम और गुठली के दाम मिल रहे हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि हमको भाई सैलरी तो मिल रही, सरकारी नौकर है, बिल्कुल। और लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है जी। और उनकी आशीर्वाद हमको लग रही है तो हम अपना यही लोग को सुधार रहे हैं, हमारा परलोक अपने आप सुधर रहा है। जी बिल्कुल जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। कर्म के साथ ही हाँ। आपका प्रारब्ध भी सुधर और रहा है। जी। मेरी जीवन जो है, जैसे कि मैंने बचपन के बारे में बताया, मेरे पति देव भी 4-5 साल का ही साथ रहा, वो भी गुजर गए, और तब से अब तक स्ट्रगल संघर्षपूर्ण रहा है। जी, मैं विपरीत स्थितियों में मैंने जिया है जी। और जी रही हूँ। जी। लेकिन यही है कि यदि हम परमार्थ के काम में काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से एक परमार्थ तत्व रहता है, परमात्मा तत्व रहता है, वो हमारे साथ काम करती है। अंतर्निहित और शक्तियाँ। हमारे विपरीत स्थितियों में हमें संबल प्रदान करती है, हमारा विल पावर को बढ़ाती है। जी। तो मैं कभी हार नहीं मानी जी। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस लायक ही रहे, मुझे मानसिक, शारीरिक और वैचारिक रूप से आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से मुझे ये मिलता रहे, ताकि मैं अपने जीवन की अंतिम क्षण तक ऐसे ही स्वस्थ बन के सब लोग को अपना सेवा देते रहूं। जी बहुत बिल्कुल, हम चाहते हैं दीदी आप सदैव लोगों को दृष्टि प्रदान करते रहें, उनके नेत्र संबंधित सारी समस्याओं को ऐसे ही दूर करते रहें। जैसे कि आपने कुछ देर पहले अभी कहा कि लगभग 30-32 वर्ष आपका सेवा काल खैरागढ़ में बीता है। हाँ जी। मैं वही एक विषय है जानना चाहता हूँ दीदी कि 30 से 32 वर्ष लगभग आज हो गए, 92 से लेकर अभी तक आप सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं और नेत्र सहायक के रूप में ही आप अपनी सेवा दे रही हैं। काफ़ी लंबा आपका अनुभव रहा, बहुत सारे इस बीच शल्य चिकित्सा ऑपरेशन वगैरह भी हुए हाँ होंगे, जी। बहुत से लोगों को प्राथमिक उपचार आपने प्रदान किया होगा। मिला जुला पेशेंटों के साथ कैसा अनुभव रहा, कितने कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे पेशेंट देखने को मिले, कैसा कुछ? हाँ वो तो है। जैसे कि मैंने बताया कि पहला पोस्टिंग मेरा छिंदवाड़ा में हुआ था और हम मेडिकल कॉलेज में से पढ़े थे, तो हमको अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझते थे। अच्छा। लेकिन जब मैदानी स्तर में उतरे तो लगा कि नहीं भैया, हमको तो गांव-गांव तक सेवा देनी है और गांव में जाना है, फिर गांव के लोगों से संपर्क करना। कोई तो दिखाना ही नहीं है, कोई दरवाजा ही बंद कर दिया, कोई कहाँ से आ गए, इनका वो पहचान पत्र बताओ कौन है, ऐसे टाइप का रहता था। फिर वहाँ पर खैर ज़्यादा नहीं रही, शुरू में हम गए तो एक गुजराती समाज के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बड़ा कैंप लगाया, लगभग 250 से 300 वहाँ ऑपरेशन हुआ और वहाँ हमको सेवा देने का मौका लगा कि वहाँ के क्षेत्र के लोग और वहाँ जो और भी हमारे स्टाफ के लोग हैं कैसे सेवा देते हैं, उनका अनुभव रहा और वहाँ से हमारा सफ़र शुरुआत हुआ। उसके बाद हम खैरागढ़ में आए
तो जब खैरागढ़ में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं देखी यहाँ की साल भर में 26 ऑपरेशन हुए हैं। और अच्छा, जिस वर्ष आपने ज्वाइन किया था उस हाँ वर्ष? जी, अच्छा। साल भर में 26 ऑपरेशन हुआ है। और उस समय होते थे खेमराज बापना मानव कल्याण ट्रस्ट। अच्छा जी। हॉस्पिटल की उतनी सीमा नहीं थी कि वो सारे चीज इतना खर्च जो वहन कर सके। तो उस समय हमें एनजीओ की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो पहले से ही काम कर रही थी मेरे आने से पहले। तो उनको मुझसे बहुत सी आशाएं थी कि ये लड़की आई है तो हमारे क्षेत्र की है। और मेरे बारे में मेरे उच्च अधिकारी लोग जो है पहले से ही बता दिए थे मेरे आने के पहले से कि बहुत उत्साही ऊर्जावान है और सक्रिय है, अपने कार्य के प्रति समर्पित है। तो लोगों की मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई थी। वो बात मुझे अभी पता लगा, पहले नहीं पता था। फिर यहाँ आए, देखे हम 26 ऑपरेशन हुए और पूरे साल भर में 100 से 200 मरीज ज़्यादातर आते थे साल भर में। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर हम सेवा देने लगे। और उस समय उदयाचल भी होता था। अच्छा। उनका भी कैंप लगता था, हॉस्पिटल नहीं बना था। उदयाचल का? हाँ। अच्छा। वो भी कैंप लगाते थे। और कृष्ण फेलोशिप था, वो भी अपने गाड़ी में आते थे यहाँ पे, गांव में कैंप लगाते थे। तो उस समय अविभाजित राजनाथ गांव था जो औंधी से ले तक उधर बोडला पूड़ी तक था, कमरधा तक। हाँ। हाँ जी। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट टीम में जब भी इधर से जाते तो मुझे साथ लेके जाते थे। उस समय ऑपरेशन होता तो 7-7 दिन मरीजों को रुकना पड़ता था। अच्छा। और खैर मैं सर्जिकल टीम में रहती थी तो 2 दिन 3 दिन रात भर ऑपरेशन चलते थे। अरे बाप रे। जंगलों में चलते थे। और इस तरह से हमने बहुत सेवाएं दी है। लोहारा, कवर्धा, बोडला पूड़ी, इधर मोहला, मानपुर, चौकी। और हमारे खैरागढ़ में भी फिर दिनों दिन प्रगति होते रहा। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 2012 तक तो हमारे पास में भी बेस हॉस्पिटल था। 2099 में यहाँ की जो कैंप में ऑपरेशन की संख्या देखे तो फिर हमारे जो राज्य के और केंद्रीय स्तर के जो हमारे डिपार्टमेंटल उच्च अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड करके यहाँ आई हॉस्पिटल बनवाया। आई हॉस्पिटल। अच्छा। 10 बिस्तर का नेत्र चिकित्सालय खुला। अच्छा। और उस समय रानी साहिबा थी, विधायिका थी, उनका बहुत रोल था इसमें। वो कहीं और जाने वाला था, उसको खैरागढ़ में उन्होंने शिफ्ट कराया था। रानी रश्मि देवी जी। जी। अच्छा। उसमें विधायिका थी और उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान था। जी जी। तो उस समय से खैरागढ़ में ऑपरेशन होने चालू हो गए। तो पहले शुरू में हमने महीने में 1 बार लगाया, फिर 2 बार, फिर हफ्ते में। और कुछ ऐसे कुछ केसेस कहीं छत्तीसगढ़ में कुछ परेशानी आने लगी तो फिर गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बना दिया कि सिर्फ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ही ऑपरेशन होंगे। अच्छा। समुदाय से तो हमारे 2012 से यहाँ ऑपरेशन बंद हो गया खैरागढ़ में। तो फिर हमको एनजीओ का सहारा लेना पड़ा। उस समय से फिर उदयाचल अस्पताल और कृष्ण फेलोशिप अस्पताल ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी। जिला अस्पताल में जाते थे तो फिर हम मरीजों को वहाँ ले जाके ऑपरेशन करवाने लगे। हाँ जी। अच्छा जी। तो दीदी, एक दृष्टि संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें एक बहुत आम समस्या देखी जाती है जिसको मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। मैं चाहता हूँ मोतियाबिंद के विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जरूर। मोतियाबिंद होता क्या है, किस उम्र में होता है और इसका निदान क्या है? अंधत्व के सबसे प्रमुख कारणों में मोतियाबिंद है। अच्छा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 68% जो अंधता है, दृष्टिहीनता है, वो मोतियाबिंद के कारण है। सिर्फ मोतियाबिंद? जी हाँ जी। तो इसमें एक तो जन्मजात होता है मोतियाबिंद। अच्छा। इसका परसेंटेज बहुत कम रहता है। और उसके बाद चोट वगैरह लगने से या कुछ पैथोलॉजिकल कोई डिसीज वगैरह हो गया है जैसे शुगर वगैरह है, वो भी पकने लगता है। अच्छा। जब वो पकता है तो फिर हमको जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। जैसे अच्छा। हम घड़ी पहने हैं जो आंखों का है ना, और घड़ी का कांच यदि अपारदर्शी हो गया तो सामने वाले को घड़ी का कांटा नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। और वैसी है तो अंदर वालों को भी यहाँ से रेटिना से हमारा विजुअल नहीं कमजोर होने लगता है। तो ये मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं है, समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। अच्छा। अब ये अस्थायी अंधता है। अस्थायी इसलिए
इसको हम ऑपरेशन से, पहले तो ऑपरेशन करके मोटे मोटे कांच लगाते थे, जैसे मैं बताया शादी रखते थे और उसका लेंस निकाल दिया जाता था और उस लेंस के बदले में चश्मा देते थे मोटे कांच के, उस पावर को एडजस्ट करने के लिए, तो मरीज को दिखता था। अब तो बहुत हाईटेक, 40 साल के बाद में बहुत सारे लोग को हो जाता है। तो मैं अंचल के लोगों से अपील करती हूँ आपके मंच के माध्यम से कि यदि आपका उम्र 40 साल हो गया है, आपको कोई तकलीफ हो या ना हो, लेकिन आप नज़दीकी अस्पताल में जाके नेत्र चिकित्सक, नेत्रसहायक अधिकारी, नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच अवश्य करवाएं जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पाता कि मेरे आंखों में क्या तकलीफ है, वो चिकित्सक ही आपको जांच करने के बाद बता पाएगा। मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, जब उनको बताते हैं भाई आपको मोतियाबिंद हो गया है, तो मानने को तैयार नहीं रहते हैं। अब हम उनको बता दें भाई आपको चश्मा लग रहा है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। कुछ मरीज इस तरह के होते हैं, कुछ जो रहते हैं कि मान लेते हैं उस चीज को। तो जब जो मान नहीं रहा है वो कैसे आके जांच करवाएगा? बिल्कुल, वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है उस चीज को। जी। तो 40 साल के बाद में, और हाँ, मोतियाबिंद के साथ में काला मोतिया भी होता है। काला मोतिया? काला मोतिया, अच्छा, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो काला मोतिया परसेंटेज ज़्यादा महिलाओं को होता है, अच्छा। पुरुषों को कम होता है जी। और उसका भी कारण है कि महिलाएं जो है घर में रहती हैं, पुरुष जो है ज़्यादातर, और पुरुष प्रधान हमारा देश है, पुरुष जो है बाहर में रहता है। महिलाएं जो है कम लाइट में काम करती हैं, उनका भारत, अब तो महिलाएं बहुत आगे चढ़ गई है, चली गई हैं, सशक्त हो गई हैं, बहुत बहुत से कारनामे सुनने को भी मिल रहे हैं आजकल जी। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कार से रचे विषय हैं वो पूरे परिवार को पहला खिला देती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। और कभी बहुत अच्छा मिल जाता है बहुत सारा, और कभी कभी मतलब कढ़ाई में सब्जी नहीं है तो चलो भात ही खा लो। जी, इस तरह की मैंने देखा है जी 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 अपने इन्वायरमेंट में, जो अपना अनुभव में आपको साझा कर ये हमारा संस्कार रहा है। जी, जी। बिल्कुल। तो ऐसे संस्कार को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान, यदि गृहिणी स्वच्छ जी सुदृढ़ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, जी जी तो पूरा परिवार जो है स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा। जी जी। तो वो जो है कम लाइट में काम करते हैं, उसकी वजह से उनकी आंखों में रोशनी आता। अभी तो सरकार ने अपना गैस कनेक्शन दे दिया है, तो कम से कम धुआं, लकड़ी छेना के धुआं जो आता है, इससे बहुत कुछ बचाव हो रहा है। उसके कारण से ट्रैकोमा होता था, जो आपको बताऊं अभी 2 महीनों में पूरे वर्ल्ड से ट्रैकोमा खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ। अब वो समस्या नहीं रही। अब वो समस्या नहीं है। इसीलिए 40 साल के बाद में जांच करवाना चाहिए। 40 साल के बाद में लोगों को चश्मा लगना ही लगना है पास का काम करने के लिए। महिलाएं जो पास का काम करती हैं, उनको सब्जी काटना है, चावल चुनना बिनना है, सिलाई करनी है, घर में खाना बनाना है। अब आजकल तो महिलाएं बाहर भी काम करने लगी हैं, हम जैसे कोई सर्विस कर रही है, कोई बड़े बड़े पोस्ट में है, कोई छोटे मोटे पोस्ट में है, कोई उद्यमी है, तो सब काम कर रही हैं। उचित समय में उचित नंबर का चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो आपकी आंखों में प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के बाद में हमारा ऑप्टिक नर्व जो रहता है वो सूखने लगता है, और वही स्थिति हमको काला मोतियाबिंद के तरफ ढकेलती है। यदि प्रेशर पड़ता है, आंखों में तनाव पड़ता है, तो ऑप्टिक नर्व सूखने लगता है। अच्छा। और यदि पूर्ण रूप से सूख गया तो फिर उसका कोई तो जब वो मरीज 40 साल के बाद यहाँ आ गया, उसका जांच हो गया, तो डॉक्टर तो सही समय में बता देगा भाई आपका ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि ये जो ग्लाकोमा कहते हैं इसको, कांचबीन हिंदी में, ये 3% ही होता है। अच्छा। लेकिन यदि वो समय समय में चश्मे नहीं लगा रहा है, अच्छा जी, तो उसको प्रेशर पड़ रहा है। और मरीज हमारे पास कब आता है? गांव का मरीज तो 4थी स्टेज में आता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है। जब हमारे ऑपरेशन चलते थे ना, भैया मोरू ऑपरेशन कर दे, वो दिग्विजय नहीं करे, सर्जन बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि भैया आपका आँख का कुछ नहीं कर, समझाना पड़ता है भाई, आप पैरा को थरहा लगाओ कि धान उगेगा क्या? आपका आँख उसी स्थिति में पहुंच गई है। तो ये होता है। मतलब और जो पढ़े लिखे हैं वो 3री स्टेज में आते हैं। ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है, मतलब जब आपकी आंखें कमजोर हैं और आपको चश्मे की आवश्यकता है, और यदि आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो जैसा कि दीदी बता रही हैं कि नर्व आपका जो है वो जो उसमें प्रेशर पड़ता है, और वो सूखती हैं,
इसलिए चश्मा नहीं लगाने का भी ये एक बड़ा दुष्परिणाम है। हाँ। जी जी दीदी, वही चीज़ मैं और जानना चाहता था आपसे। मोतियाबिंद का भी कुछ लक्षण होगा दीदी, उसका कुछ कैसे, जैसे किसी देखिए, व्यक्ति को। मोतियाबिंद में क्या होता है, मरीज को जैसे चांद है या कोई चीज है, कभी कभी डबल दिखता है, उनको धुंधला दिखता है। हाँ हाँ हाँ। और धीरे धीरे उनको धुंधला दिखना लग जाता है कि मेरे को पहले इतना दूर तक दिखता था, फत्ते मैदान तक के, अब देखो तो यहाँ सड़क तक ही दिखता है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको ये स्टूडियो में जो 2 मीटर की चीज़ है वो हमको समझ नहीं आ रहा, तो दौड़ के आते हैं। जी। पढ़े लिखे लोगों तो समझ में आ जाती है कि उनको डेली रूटीन का कुछ ना कुछ काम करना है, उनको समझ में आ जाता है। पर जो ग्रामीण भाई बहनें रहते हैं उनको समझ ही नहीं आता है, वो तो ऐसे वैसे वाली स्थिति आ जाती है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं रहता कि मेरे को मोतियाबिंद हो गया। काली छो है, काली से मोर आँखी अच्छा नहीं दिखत है, अतः दिन ले अच्छा दिखत रहा। हम लोग समझ जाते हैं इसका सनय सनय धीरे धीरे इसका विजन जो है जी। कब हुआ है। जी। तो समझाते हैं, लोग समझने भी लगे हैं। पहले हमको समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। आपको मजे की बात बताऊं, एक बार की घटना है। जब यहाँ बहुत बड़े वामनकर साहब थे, बहुत बड़ा कैंप लगा था जी। और उस समय इतना मतलब जागरूकता की कमी थी कि मरीजों के लिए पटवारी, स्वास्थ्य विभाग तो लगा ही रहता था। जब स्वास्थ्य विभाग सक्सेस नहीं होता था तो राजस्व अमला भी लगता था। और यहाँ से साल या 12 ट्रक जा रहा है, हमारे खैरागढ़ अंचल के आखिरी छोर तक जा रहा है, और एक मरीज एक ट्रक मेटाडोर या बस लेके आती थी। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद में मतलब लोग डरते थे कि हमारी आंखें जो है खराब ना हो जाए। जी। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग खुद हो के आते हैं, उनको विश्वास होने लगा है। और ये विश्वास हमारा स्टाफ, हमारा चिकित्सकीय दल का ही काम है। यदि वो अपनी सेवा अच्छा दे रहा है तो पब्लिक को विश्वास होती है और उस विश्वास पे आते हैं लोग। तो आज ये हमारा खैरागढ़ हॉस्पिटल और हमारा अभी नवीन जिला बना है, हमने इस विश्वास को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। और उसी का परिणाम ये है कि अभी हम 2023-24 में हमारा जिला जो है प्रथम रहा 24-25 पूरे में स्टेट रहा, में, पूरे राज्य में, हाँ, पूरे राज्य स्तर में। जी जी। खैरागढ़ नगर जो है, जिला जो है, प्रथम श्रेणी में रहा जी। और शायद 24-25 में द्वितीय में रहा। और अभी भी हमारा ये जो नया सत्र चालू हो गया है उसमें भी हम अभी प्रथम स्थान बनाए रखे हैं। अच्छा। हो सकता है मार्च तक हम प्रथम ही रहें जी। हमको प्रथम द्वितीय से मतलब थोड़ा कम है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन अस्थायी रूप से हो चुके हैं वो जो है अपनी दृष्टिहीनता से मुक्त हो जाए और उनकी आंखें जो है रोशन हो जाए। हमारा ये उद्देश्य है जी। हमको संख्या नहीं बढ़ानी है। जो भी हम क्वालिटी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्वालिटी पूर्ण हो और मरीज जो है उसे संतुष्ट रहे। ये हमारी सफलता होनी चाहिए और ये हमारी सफलता है, ये हमारे गाइडलाइन भी है जी। ये बहुत बहुत अच्छा विचार है। और एक चीज और बता दूं, हमने अभी 24-25 में अपने खैरागढ़ जिला को मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिहीनता से बैकलॉग मुक्त जिला कर दिया है। मोतियाबिंद मुक्त जिला बना दिया है। क्या बात है। बहुत पूरे मंच की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। और इसी तारतम्य में सावन भाई, मैं ये कहना चाहूँगी मोतियाबिंद मुक्त जिला तो हम बना दिए हैं और क्योंकि मोतियाबिंद तो उम्र बढ़ते रहेगी, सतत मोतियाबिंद होता रहेगा, पर ये है कि ये अब जो हो रहा है उसको हम तत्काल ऑपरेशन कराएं। मतलब जो पिछड़ा पहले मतलब इकट्ठे होकर ना रहे मरीज, तब तक जितने मरीज थे सभी जो निकलते जा रहे हैं वो तुरंत रहे, कोई अंधा उनके कारण से दृष्टिहीन ना रहे। तो ये हमारा प्रयास है और हम प्रयास करते रहेंगे। अभी भी ग्रामीण स्तर में कैंप वगैरह का आयोजन होता है? अभी जांच शिविर तो लगता है हमारे यहाँ। एक तो नया जिला है, संसाधन की, स्टाफ की कमी तो है, फिर भी हमने इस कमी को क्रॉस करके सफलता हासिल की है। बजट भी सीमित है और इस मंच के माध्यम से मैं खैरागढ़ अंचल के सभी लोगों से, आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि जैसे आपने शुरू में ही कार्निया से होने वाले अंधापन का आंकड़ा बताए जी, है ना, आप सोच लीजिए कितने भयावह है। बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में यदि हमारा 30 लाख है तो हमको 3000 ही कार्निया प्राप्त हो जाते हैं, तो वो कैसे पूर्ति होगी। इसलिए हमारा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि मरणोपरांत अपनी आँखों की दान करें
उसके लिए। मेरा इसी विषय में अगला प्रश्न भी आपसे जी। था दीदी। मैं उस विषय में दर्शकों को चाहता था कि आप इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से आप जानकारी दें, जी हाँ। क्योंकि बाकी प्रत्यारोपण के विषय में लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को आवश्यकता रहती है, ज़रूरत रहती है, लेकिन नेत्र एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें होता यह है कि जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं उनको नेत्र की आवश्यकता होती है। ये इसकी आवश्यकता आपको अपने जीवन काल में महसूस नहीं होती है, क्योंकि या आप चश्मा लगाकर या ऑपरेशन से या कहीं किसी तकनीक से, स्वास्थ्य संसाधनों से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, उनको नेत्रदान की आवश्यकता होती है। देखिए सावन भाई, इसको दृष्टिहीन, दृष्टि बाधित को नेत्रहीन की आवश्यकता आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसको क्लियर करूं मैं कि बस कार्निया। दीदी 2 मिनट आपको रोकना हाँ जी। चाहता हूँ। 2 मिनट का कंटिन्यू। अच्छा, ओके जी, बोल जी, कुछ कह रहे थे आप जी। कार्निया, हमारा जो कार्निया रहता है, जी। यदि वो किसी कारणों से अपारदर्शी हो जाता है तो वो जो है सिर्फ कार्निया प्रत्यारोपण से ही ठीक किया जा सकता है। अच्छा जी। कार्निया प्रत्यारोपण कैसे होगा? जब कोई कार्निया देगा तो जीते जी तो कोई देगा नहीं, और जीते जी हम भी नहीं कहते कि जीते जी भाई दूसरे कार्निया से दृष्टिहीन व्यक्ति को आप दृष्टिहीन होके आप अपना उनको दृष्टि रोशन करो, क्योंकि स्वयं का आवश्यकता है उस चीज की। हाँ। जी जी जब भगवान की रचना देखिए, जी। भगवान ने 2 आँखें बनाई हैं। यदि हमारा एक आँख नहीं भी रहा, एक आँख भी चलता रहा तो हमारा जीवन चल सकता है। जी जी। तो यही हमको देखना है। यदि कोई कार्निया के कारण से दोनों आँख से दृष्टिहीन है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नेत्रदान की। हाँ, उसका तो जीवन पूरा पिछड़ गया, जी 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 जी। उसका भविष्य पिछड़ गया, उसका परिवार पिछड़ गया। तो वो इसीलिए दैनिक कार्यक्रम क्रियाकलापों को भी वो नहीं कर पाता है। परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। जी बिल्कुल जी। आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आप 2 दिन बीमार हो गए तो लोग 2 दिन 4 दिन आपके दोस्त यार भाई बहन सब आएंगे। बिल्कुल। 10-15 दिन होकर सबको इरिटेशन होने लगता है। जी वही तो जिंदगी भर के लिए हो जाते हैं। जी जी जी। मरने के बाद मरणोपरांत लोगों को अपना कार्निया दान करना चाहिए, और उसके लिए एक घोषणा पत्र रहता है, वो सभी सरकारी अस्पताल में आपको संकल्प पत्र रहता है, वो भरना होता है ना। आप संपूर्ण अंगदान भी कर सकते हैं। जी। और चूँकि मेरा नेत्र विभाग मेरा है तो मैं नेत्र के लिए, नेत्रदान के लिए विशेष, हाँ, नेत्रदान के लिए विशेष रूप से आग्रह करूँगी कि मरणोपरांत लोग जो है अपने नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरें। और ख़ास बात ये बता रही हूँ कि मेरे पापा जी हैं, उनका निधन हुआ, उनकी मतलब मुझे याद है कि मैं उनकी वारिश हूँ और मेरे पिताजी ने संकल्प पत्र नहीं भर पाया, तो मैं अपने पिताजी का नेत्रदान मरणोपरांत में करा सकती। अच्छा। मतलब उत्तराधिकारी जो है, यदि फॉर्म भरना ही जरूरी नहीं, यदि फॉर्म नहीं भर पाए, संकल्प पत्र नहीं भर पाए हैं, तो भी उस व्यक्ति का, वो उत्तराधिकारी जो है, उनका वारिस जो है, वो नेत्रदान करवा सकता है। अच्छा, उनके अधिकार क्षेत्र में रहता है। हाँ जी 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 जी। अब इसमें कठिनाई क्या आती है? पहले तो लोगों में बहुत भ्रांतियाँ थी, कुछ धार्मिक मान्यताएं थी कि हम भाई शरीर सही अंग लेके बैठे हैं तो हम कटा फटा अंग लेके भगवान को कैसे लेके जाए। तो अब ये लोगों को समझाना पड़ता है, भाई आप दफन हो जाओगे, जल जाओगे, तो वैसे ही आप जा रहे हो। तो ये बातें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, अवेयरनेस तो आ गई है। हर साल 400 से 500 लोग जो है नेत्र संकल्प पत्र भरने के लिए आगे आते हैं जी। लेकिन आज तक मेरे कार्यकाल में खैरागढ़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिनका नेत्रदान हो पाया। अच्छा, 1992 से अभी तक? हाँ। अरे बाप रे। वो उनका नाम भी बताऊंगी। जी। श्री संतूराम जी चंदवानी, उनका निधन हो गया था, तो उनके पुत्र और उनकी पुत्री का मेरे पास में कॉल आया। मैं बोले मैडम हम अपने पिताजी का नेत्रदान
कराना चाहते हैं। अच्छा। और हम उस काम में तो मैं ट्रेंड नहीं थी, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, तो हमने राजनांदगांव की टीम को बुलाया और उनका कॉर्निया जो है डोनेट हो गया, प्रत्यारोपित किया जी। डोनेट हो गया और वो जाके उनको आई बैंक में रखा गया। कार्निया जब कोई डोनेट करता है दीदी, तो कार्निया को स्टोर करके रखने का भी कहीं कुछ उपाय है जी, जी, या हाँ, है सीधे ना। प्रत्यारोपित किया जाता है देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जी। पहली बात तो यह है कि यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार जो है या मृतक जो है पहले से ही घोषणा कर चुका है कि मुझे अपने आँखें दान करनी है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो अपने हॉस्पिटल में संपर्क करें और अपनी मंशा जाहिर करें, ताकि टीम को भी जाने में भाई गाड़ी की व्यवस्था करनी है, स्टाफ की व्यवस्था करनी है, इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था करनी है, इसमें टाइम लग जाता है, फिर वो जाने पे व्यवस्था लग जाता है। और कार्निया जो है हमारी आंखें जो है मरने के बाद 6 घंटे तक जीवित रहती हैं। 6 घंटे तक जी। तो इसीलिए 6 घंटे के अंदर में ही हमारा नेत्रदान वाला प्रक्रिया क्रियाकलाप हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। और उसको फिर हम फ्रिज बॉक्स जो रहता है उसमें ले जाके आई बैंक में रखते हैं। अभी आई बैंक हमारे पास में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर है, अच्छा। अरविंदो हाई हॉस्पिटल है और MGMI, यहाँ पर आई बैंक है। आई बैंक तो वहाँ हम तो खैर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो हम मेडिकल कॉलेज में ही हमारा टीम जो है, जो भी आयु बाल जो भी कार्निया हमको डोनेशन में मिलता है उसको वहाँ ले जाके हम आई बैंक में जमा कर दें। तो वहाँ उनकी सूची रहती है, कार्निया लेने वालों की सूची रहती है, हितग्राही, उसकी भी प्राथमिकताएं तय की जाती है कि उसका उम्र कितना है, वो दोनों आँख से है क्या, कोई बच्चे को ज़्यादा आवश्यकता, पढ़ने वालों को उससे ज़्यादा, बुजुर्ग को उससे कम आवश्यकता है, तो वो प्राथमिकता के आधार पे वहाँ के लोग ही उसको किसको पहले जो डोनेशन में कार्निया मिला है उसको किसको प्रत्यारोपित किया जाना है, वो वही लोग तय करते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि कार्निया डोनेशन होता है तो किसने डोनेट किया था, वो किसको लगा है, ये गुप्त रखी जाती है। अच्छा। ये बताया नहीं जाता। इसके 2 कारण हैं। अच्छा। कि मरीज को ये लगता है कि भाई सामंत भाई के पिताजी का आँख मेरे को लग गया है तो हमेशा वो एहसान में रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा रहता है कि तू मेरा एहसान मेरे कारण से तेरे को दिख रहा है। ये सारी भावनाएं ना हो, मनोवैज्ञानिक समाज से ना हो ना है जी। और कुछ केस हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग बताते हैं, कुछ केस ऐसे भी हो गए थे कि दावा कर दिया थे कि आपको मतलब डोनेशन दिया गया है और इसका इतना पैसे दो। अरे बाप रे। ऐसी भी घटना हो गई, ऐसी भी घटनाएं हुई। हाँ, तो ये सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है। तो हमको कार्निया जो है 6 घंटे के अंदर में प्रक्रिया पूरी करनी है। 3 दिन के अंदर में वो कार्निया लग जाता है। आई बैंक हमारे 3 हैं और नेत्र कलेक्शन सेंटर है, जिला चिकित्सालय दुर्ग है, अच्छा। चंदूलाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल है और हमारे राजनांदगांव में कलेक्शन सेंटर बन गया है। अच्छा दीदी, यदि खैरागढ़ अंचल के किसी व्यक्ति को नेत्रदान करना हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? वो खैरागढ़ अस्पताल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हमें बहुत ज़्यादा खेद है इस बात का। दरअसल बिजली व्यवस्था अवरुद्ध हो गई थी, बिजली गुल हो गया था, इस नाम से प्रसारण पूरा बाधित हुआ था। चलिए फिर से खैरागढ़ के रत्न के इस कार्यक्रम का कुछ अंश बचा हुआ है जिसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव दीदी कार्निया के विषय में बात कर रही थी। देखिए, आपको छोटी सी मैं एक जानकारी बताऊं। हेलेन किलर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी बधिर और नेत्रहीन लेखिका हुई, जिनको विकलांगता अधिकार अधिवक्ता के रूप में भी जाना जाता है और राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहीं। उन्होंने कभी कहा था, इस बात को कहा था कि मौत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ज़्यादा कुछ नहीं। मौत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए उसमें एक अंतर है।
क्योंकि दूसरे कमरे में मैं देख सकूंगी, जब मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी तो मैं देख सकूंगी, ये अंतर मेरे जीवन में है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि वो जन्मजात दृष्टिहीन थी। ये शब्द केवल हेलेन किलर के लिए नहीं बल्कि भारत में 12 मिलियन से अधिक अंधे लोगों के लिए भी सच है, जिनमें से 4 मिलियन कॉर्निया की किसी स्थिति के कारण अंधे हैं, जो आंख का सबसे आगे का हिस्सा होता है। आमतौर पर कॉर्निया स्पष्ट और पारदर्शी होता है, जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है और अंत में रेटिना पर ध्यान केंद्रित करता है। संक्रामक सूजन, अनुवांशिक या ऑटोइम्यून जैसी कई परिस्थितियां हैं जो इस पारदर्शी परत को एक अपारदर्शी परत में बदलती हैं, जो व्यक्ति को अंधा बनाती हैं, और प्रकाश जब आपकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता तो इसे कार्नियल ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ब्रेक के पहले आप कॉर्निया जिस शब्द को बार बार सुन रहे थे, उस विषय में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। जहां मैंने अपनी बात को छोड़ा था उसी विषय से मैं फिर से दीदी दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी से वही विषय फिर से छेड़ता हूं। दीदी, ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हमारे अंचल में, खैरागढ़ अंचल में, यदि किसी व्यक्ति को नेत्र दान करने की जिज्ञासा हो, उसकी इच्छा हो, तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? जी, वो हमारे जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल अभी खैरागढ़ जिला अस्पताल बना नहीं है जी, और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। उसमें नेत्र दानी का नंबर हमने अभी सबको बोला है कि हॉस्पिटल के पहले फ्रंट में लिखा होना चाहिए, नेत्रदानी से आप संपर्क नंबर। अच्छा जी। तो उस जो करना चाहता है वो तो अपना संकल्प पत्र जीते जी भर ले जी। और यदि किसी के घर में कोई मृत व्यक्ति है, आसपास में है, जान पहचान में है, तो उनको तत्काल सूचित कर दें ताकि हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था उनको जो इच्छा है मरणोपरांत दान करने की उसकी व्यवस्था कर सकते हो सकती है। आप किसी भी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल में आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री खदान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सालेवारा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनके अंतर्गत में है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं आम नागरिक जिनको यदि नेत्रदान करना हो। भाई, मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें धर्म, उम्र, जाति का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कौन नहीं कर सकता? जो जल से डूबा हो, जो जहर सेवन से, जो रेबीज से, सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से जिनका डेथ हुआ हो, उनकी आंखें नहीं ली जा सकती है। अच्छा जी। और उसी तरह शुगर वगैरह है या जिनकी नज़र है, कम दृष्टि है, तो वो लोग कर सकते हैं। ऐसे कि इनकी नेत्र दान दिया जा सकता है ताकि इसको मेडिकल रिसर्च करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो शोधार्थी हैं, वो शोध कर सके। उसमें ये काम आ जाता है, तो आंखें अपन दान में ले सकते हैं। साथ में प्रक्रिया क्या है, कहाँ सेंटर है, कितने समय में हो जाना चाहिए, वो तो हमने आपको बताया ही है जी। ये तो हो गई कॉर्निया की बातें। और आपको और कोई प्रश्न मैं बता नहीं पा रही हूँ, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। नेत्र रोग के ही विषय में मेरा अगला सवाल आपसे था दीदी। जितनी भी प्रकार की कमजोरियां हैं आंखों से संबंधित, मैं चाहता हूं दर्शकों को आप नेत्र से संबंधित जो भी और दीगर समस्याएं हैं, जैसे मोतियाबिंद के विषय में आपने अभी बताया, नेत्रदान के विषय में भी हमने, और से आंख से संबंधित ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं जिस विषय में आप बताना चाहते हैं दर्शकों? देखिए, हम जब पैदा होते हैं और हमारी मृत्यु होती है तो हम शैशवावस्था में रहते हैं और मृत्यु होने तक हम वृद्धा, मौत तो किसी भी कारण से होती है, लेकिन जो है मुख्यतः कि वृद्धावस्था में मृत्यु होती है। उस एज में मैंने 3 भागों में बांटा है। एक तो शैशवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था, हम आँखों की ज्योति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको उस समय से जो टीकाकरण लगती है, टीकाकरण होती है, तो माता पिता को चाहिए कि उसकी संपूर्ण टीकाकरण करवाए। जब बच्चे 9 महीने का होता है तो 9 महीने में मीजल्स की टीके के साथ में ही हर 6 महीने में 6 साल की उम्र तक के विटामिन ए का डोज पिलाया जाता है। मैंने देखा है कि 2 साल के बाद में टीका जो है
लगभग बहुत सारे टीके लग चुके होते हैं। तो माताएं जो रहती, माताएं बहनें, वो बच्चों को विटामिन ए का डोज कई बार भूल जाती हैं या ध्यान नहीं देती, जबकि बच्चे को 6 साल की उम्र होते तक के हर 6 महीने में पिलानी चाहिए। अच्छा। पहले तो बहुत, जब मैं शुरू में सर्विस लगी थी तो विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधापन, जिसको रतौंधी कहते हैं, अच्छा अच्छा जी, उसके केस बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन अब रतौंधी। रेयर हो गया है। टीकाकरण रतौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जी, जी, और इसके लिए उचित टीकाकरण कराएं और पौष्टिक आहार लें, विटामिन ए युक्त भोजन लें, जैसे आंवला है, आम, पपीता, केला, पीले फल, पीली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मछली, है ना, इसमें विटामिन ए बहुत होते हैं। तो ये इनका सेवन करना चाहिए हमें आँखों को रोशनी के बचाने के लिए। फिर जैसे हम बढ़े तो हमारा ये स्कूल वाला एज आ जाता है, युवावस्था, किशोरावस्था। हाँ, तो उस समय आँखों को चश्मे की आवश्यकता हो सकती है। तो वो उस समय बच्चे ध्यान दें। और जैसे मोबाइल है वो उसका, जैसे मैंने बताया कि हाँ जरूरी है तभी उपयोग करें, उसको लत ना बनाएं। और जैसे मैंने स्कूल को बताया, इसी तरह से कॉलेज में जाने के बाद भी 10वीं से 12वीं के बीच में भी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग एज का वो देखने को मिलता है, शरीर में विकास होने लगता है बड़े तेजी से। तो उस समय भी चश्मे नंबर लग जाते हैं। तो उस समय में भी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट है, इसको हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट है, समझदार हो जाते हैं, उनको भी अपनी आंखों की जांचें कराएं और यदि नंबर लगता है तो उचित नंबर का चश्मा लगाएं। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँ कि चूँकि मोबाइल और कंप्यूटर हम सब की आवश्यकता हो गई है, आजकल पढ़ाई भी उसी से हो रही है, तो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। तो उनको करना क्या है, एक एक्सरसाइज है 20-20-20 रूल। ये रूल क्या है, यदि आप कंप्यूटर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी में किसी ग्रीन स्पॉट को आपको देखिए। ओके। इससे हमारे आंखों को हम जो इसका दुष्प्रभाव होने से यदि आप ऐसे काम कर रहे हैं, बचा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको 20 मिनट के बाद, 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी में, 20 मीटर मतलब आपके इस कोने से उस जी कोने तक लगभग हो जाता है, उसको देखना तो कोई ग्रीन स्पॉट, जैसे ग्रीन पर्दा आप लगाएं, अच्छा। इसको देखिए, ग्रीन कागज, ग्रीन दीवार या पेड़ पौधे उसको आप देखिए। ये एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज और है कि हम सुबह शाम दोनों समय मुंह में पानी भर के गुब्बारे जैसे बनाएं और हल्के हाथों से, जोर से नहीं जी, हल्के हाथों से आंखों को छींटा लगा के धोना है जी। अभी अभी मैंने एक केस देखा, मुझे भी आइडिया नहीं था, अभी मेरे यहाँ की एक एम्प्लॉई से, खैरागढ़ के, नाम नहीं बताना चाहूँगी, डिपार्ट भी नहीं बताना चाहूँगी, वह बोले कल तो जैसे मैंने भी देखा उसके एक आँख का विजन है, मेरा ये आँख भी वैसी था और रात में छींटा मारा उसके वैसे ऐसा हो गया। तो मैं जोर जोर से मारा, हाँ जोर जोर से मारा, ऐसे करके मेरे को लगा कि थोड़ा सा कसकसाहट लग रहा है और उसको चोट के कारण से मोतियाबिंद हो गया। अरे बाप रे। तो चोट के कारण भी मोतियाबिंद हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए भाई मतलब कोई बता रहे हैं तो उसको भी सोच समझ के करिए, धीरे धीरे कराइए और नीम हकीम से बचिए, उचित शिक्षा नेत्र चिकित्सकों से ही अपनी आंखों की जांच कराएं। जी जी जी। और बस हमारे कार्यक्रम जो है अंतिम चरण में है, तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी अपनी आंखों की सुरक्षा रखने के लिए तो जो बताया मैंने वो करें, साथ में ही नुकीली चीज़ से, और माताएं जो दूध पिलाती हैं वो जो हुक वाला मत पहने ब्लाउज। अच्छा। ऐसे भी केस मेरे पास आए हैं कि आंखों के छोटे से शिशु के आंख में वो हुक घुस गया, ओहो निकाला। और आपको ये इसी तारतम्य मेरे को याद आ रहा है, कोरोना काल में जब सब जगह आई डिपार्टमेंट को, क्योंकि 10 फीट की दूरी से देखना है, तो उस फीट की दूरी से देखने का गाइडलाइन आया था, उसमें हम कैसे मरीजों को जांच करते। एक बच्चा था भावे का, उस समय थे यहाँ SDOP पति साहब। अच्छा। तो वो कभी कभी अपने फैमिली को दिखाते, उनको मेरे ऊपर बड़ा भरोसा था। उस बच्चे के आंख में इतना बड़ा तार, जो मोटे तार कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं या तार में फिनिशिंग करते हैं, अच्छा, खेतों वगैरह में जी, वो इतना बड़ा बंडल था और उसके आंख में घुस गया था। अब वो सीधा पूछते पाछते, पूरा लॉकडाउन था, मेरे पास आ गया। अब मैं बोली मैं कैसे करूं, मैं बोली आजा, जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा लटक रहा था। अब मैं तुमको मैं बोले रिफर भी नहीं कर सकती, कोई हॉस्पिटल लेगा नहीं, अब तेरा वैसी तैसी होना, चलो मैं कोशिश करती। हो गई, अब भगवान कैसी कृपा थी, ठीक भी हो गया। अच्छा। निकल गया तार उसका। जी 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 जी।
तो ऐसे ऐसे तो ये मैं जो माता बहनों को बता रही हूँ, ऐसे इस तरह के केस मेरे पास आए हैं। तो नुकीले चूस से दिवाली होली के समय पटाखे से पटाखों रंग से। से अपनी आंखों को बचाएं। और जो कामगार भाई हैं, खेतों में काम करने वाले, जो मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, ये अपना काला चश्मा या चश्मा लगाकर काम करें। काम इस तरह के केस रोज आते हैं। उनको बोलती हूँ भैया तू प्राइवेट में जाएगा तो पैसा देगा, मैं तेरे को आपका पैसा बचा रही हूँ ये मान के काम कर लेगा। पैसे पर लोगों को ज़्यादा आकर्षण रहता है, तो आएगा, परेशान होगा। भाई मैं फीस तो नहीं लूँगी, सरकारी कुर्सी में बैठी हूँ, लेकिन दवाई तो लिखूंगी। जो होगा सरकारी में तो कुछ लिमिट दवाइयाँ रहती, कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखनी पड़ती। जी। तो ये चीज़ आप लोग करो, इससे बचाव रहेगा। और यह है कि नियमित अपना जांच कराएं जी। और पौष्टिक आहार लें। देखिए, एक बहुत एलोपैथी चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं दीदी, और उन्होंने बातों बातों में ही आयुर्वेद का बहुत बड़ा रहस्य आपको बता दिया है, जिसका उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है कि मुंह में पानी भर के आंखों में हल्का छींटा मारिए। ये एक आयुर्वेद की बहुत बहुत ही प्रगाढ़ पद्धति है आंखों की सुरक्षा के लिए। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि प्रातःकाल ठंड के दिनों में ओस की बूंदें घास में जमी होती हैं, उसमें कहा जाता है कि खाली पैर पैदल चलने से भी आंखों की रोशनी में काफ़ी लाभ होता है। और एक चीज़ मैं समझता हूँ, आप कभी चश्मा दुकान जाएं तो वहाँ कंप्यूटर ग्लास कहा जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को भीतर आने से रोकता है। आप उन लोग टेस्ट भी करके दिखाते हैं। वो ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल के स्क्रीन से जो रेज निकलता है, पराबैंगनी तरंगें जो निकलती हैं, उसको आपकी आंखों तक पहुंचने से वो ग्लास रोकता है। और उन्हीं तरंगों की वजह से दृष्टिगत समस्याएं होती हैं। चलिए, कुछ परिचय का विषय बचा हुआ था जो कि मैं आपको बताता चलूं। आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी आज हम सबके साथ हैं। सेवा काल का कुछ प्रारूप बचा हुआ था, मैं बताऊं। सन 1990 में सर्वप्रथम छिंदवाड़ा जिले में आदरणीय दीदी की पोस्टिंग हुई थी, जहां से उन्होंने अपने सेवा सर्विस जीवन का प्रारंभ किया। तदुपरांत 1992 में वो खैरागढ़ आई और तब से लेकर अब तक खैरागढ़ अस्पताल में ही पदस्थ हैं। आप सभी उनसे बहुत भली भांति परिचित हैं। नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर अभी आसीन हैं और अपनी बहुत शानदार सेवा वहाँ प्रदान कर रही हैं। जिला सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी उनको प्रदान की गई है। हम अपने तमाम अतिथियों के जीवन के उस पहलुओं के विषय में भी दर्शकों को सदैव बताते आए हैं और बताते हैं। हम विवाह के संबंध में, हम सभी अतिथियों के विवाह के संबंध में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आदरणीय श्रीमती दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी का विवाह 19 जनवरी 1997 के दिन स्वर्गीय S.N. मिश्रा जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था, जो कि जिला परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ससुर जी का नाम स्वर्गीय राम निवास मिश्रा जी था और सास श्रीमती बिट्टीबाई मिश्रा जी। स्थान था शहडोल में आपका विवाह हुआ था। आपके वर्तमान में एक संतान है जो कि बहुत मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते हैं। अभी पीएचडी का अध्ययन वो अभी कर रहे हैं, इस समय पीएचडी के अध्ययन में रत हैं और बहुत तमाम सारी उनके जीवन की बहुत अपनी उपलब्धियां रही हैं। बहुत शानदार बालक के रूप में उनको जाना जाता है। विस्तार से और कभी चर्चा होगी, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उनके विषय में बताऊंगा। सम्मान का एक क्रम होता है जो जीवन का बड़ा प्रमुख अंग है। देखिए, तमाम बहुत सारी सम्मान है। जैसे कल ही आदरणीय दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव जी का राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2023-2024 में राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कल कलेक्टर महोदय के हाथों आदरणीय दीदी जी का सम्मान हुआ है और 2024-2025 में राज्य स्तर में द्वितीय स्थान में रहने के लिए भी पुनः यह सम्मान प्रदान किया गया। और जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में
प्रथम स्थान में अभी बने हुए हैं। देखिए, ये प्रथम स्थान उस चीज़ का है जो आपको दृष्टि लाभ प्रदान करता है। समझ रहे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में ये कोई रेस नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के स्तर का परीक्षण है और कुछ भी नहीं है। चलिए, जाते जाते दीदी आपसे मैं चाहूँगा, कार्यक्रम का बड़ा अंतिम क्षण है, मैं चाहूँगा कि हमारे खैरागढ़ के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके सारे जितने चिर परिचित लोग हैं और पूरे अंचल के आसपास निकट के लोग आपको देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में इस मंच कलाकारों की दुनिया के लिए आपका 2 शब्द आशीर्वचन, और जितने लोग दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए एक आपका सुझाव। मंच कलाकारों के मंच, कलाकारों की दुनिया, ये मंच जो है शुरू में तो छोटा सा लग रहा था, पर अभी लगता है कि आप लोग की सोच बहुत बड़ी व्यापक है और ये बहुत आगे जाके उत्तरोत्तर वृद्धि प्रगति करेंगे। और आपने ये जो खैरागढ़ के रत्न नाम का जो एक सप्ताह में कार्यक्रम जो दे रहे हैं, वो भी बहुत अद्भुत परिकल्पना है और बहुत बड़ा सम्मान है यहाँ के लोगों के लिए। इसके लिए तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आपकी पूरी टीम की आभारी हूँ। और ये कार्यक्रम आप लोग सतत बनाए रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये मंच और ये स्टूडियो आगे जाके बहुत व्यापक स्तर पर फलीभूत होंगे। जाते जाते मैं दर्शकों से बस अपील करना चाहूँगी कि हमने मोतियाबिंद मुक्त जिला तो बना दिया है, पर हमारे सभी यहाँ के जागरूक नागरिक, समाज सेवी संस्था, सबके सहयोग से अब हमको कार्निया मुक्त जिला भी बनाना है। तो मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अंदर की मानवता को जगाएं और यदि आपके आसपास किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों को इस कार्य के लिए, क्योंकि वो क्षण बहुत गमगीन वाला रहता है, लोग भूल जाते हैं। जी। मेरे पिताजी ने भी आंखों की दान की थी, मैं भी भूल गई। और जैसे राजा देवव्रत साहब हैं, उन्होंने भी आंखों की दान की थी, पर स्थिति ऐसी थी कि पूरा समय गुजर गया और या तो मुझे था, लेकिन इतना लंबा जितनी शासकीय प्रक्रियाएं होती है उसमें बहुत उनकी भी आंखें दान नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा थी, दिली इच्छा, और वो नहीं हो पाई। तो ये हमको ना उस समय स्थिति को संभाल के आसपास के लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि भाई मेरे पिताजी या मेरी माँ खत्म हो जाती है तो मैं तो एकदम उसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसी अवस्था हो जाती है। तो आप हमारे आसपास के लोगों का, और जब भी है आप लोगों को बताइए, अब संकल्प पत्र भर रहे हैं तो लोगों को बताइए और आसपास के लोगों को, परिवारजनों को जरूर बताइए कि भाई मेरी नेत्रदान करने की इच्छा है और जब मेरा अंतिम स्थिति आएगी उसमें मेरा नेत्रदान जरूर करवा देना। जैसे डॉक्टर मोहबिया सर थे एक यहाँ पर, दादा पति पत्नी आपके पड़ोस में, उन्होंने मेरे से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर करके बोला था कि भाई मेरा अंगदान कराना आपका कर्तव्य है। लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य कोविड में वो खत्म हुए। कोविड में उनका देहांत हुआ और हम उनका ना देह ले पाए ना नेत्र ले पाए। जी कुछ जी दशरथ मोहबिया जी और उनकी पत्नी दोनों ने ही इनके लिए मुझे स्पेशल जवाबदारी बोली थी, आप कैसे भी करके मेरा देहदान जरूर कराएंगे और नेत्रदान जरूर कराएंगे। तो ये नेत्रदान कार्निया मुक्त हमको जिला बनाना है और ये आप सबके सहयोग से, और मुझे लगता है ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का मानवीय जवाबदारी होनी चाहिए, दायित्व है उसका। जी, मानवीय दायित्व होने चाहिए कि बहुत सेंसिटिव मामला है और हम देश को अंधा होने से, समाज को अंधा होने से और अंधेपन के कारण जो समाज पे आर्थिक दबाव पड़ता है उससे हम बचाव करने में बहुत बड़ा योगदान अपना निभा सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय कलाकार के मंच की दुनिया। दीदी ने जैसा कि अभी कहा कि कॉर्निया मुक्त खैरागढ़ बनाना है। कॉर्निया बार बार एक शब्द आप सुन रहे होंगे, आसान मेडिकल भाषा में कॉर्निया
सामान्य व्यक्तियों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको मैं आसान करता हूँ। कॉर्निया, देखिए, नेत्रदान जब कहा जाता है तो सामान्य शब्दों में लोगों को यह लगता है कि हमारी आंखें निकाल के किसी दूसरे को प्रदान की जाएंगी। ये सिर्फ एक भ्रांति है। नेत्रदान जब होता है तो कॉर्निया जो नेत्र का एक अंग है उसका ही दान होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी आंख को निकाल कर किसी दूसरी व्यक्ति को लगाया जाता है, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रांति है। कॉर्निया एक पतली परत होती है जो पारदर्शी होती है, जो आंखों की ऊपरी परत होती है, जिसे निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है। आपका आंख जैसा का वैसा रहता है, आंख को नहीं निकाला जाता है, ये भ्रम आप निकालिए। दूसरे भ्रम से निजात पाना भी आपका आवश्यक है। इस भ्रांति को से भी आप बाहर निकलिए कि अगले जन्म में अंग भंग हो जाएगा या मैं नेत्र दान कर दूंगा या किसी भी प्रकार का अंग दान करूंगा तो मुझे अगले जन्म में वो अंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक अंधविश्वास है, इससे भी निकलने की आवश्यकता है। दीदी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है। मैं पूरे मंच की ओर से आपसे बहुत इस चीज़ के लिए आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नेत्रदान अवश्य करिए। नेत्रदान बहुत महादान कहा जाता है। सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके द्वारा किया गया नेत्रदान किसी दूसरे की आंखों को रोशनी प्रदान करेगा, उसको नवजीवन देखने, उसको इस दुनिया को देखने की शक्ति प्रदान करेगा। दूसरे का नहीं, दो लोगों का। अच्छा, दो लोगों का। एक व्यक्ति के दान करने से दो लोगों की जिंदगी जो है रोशन हो जाती है। आंखें दो होती है, एक आंख भी देंगे तो उनका एक आंख दिखने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल क्षमा करिएगा, दो लोगों का, क्योंकि दो आंखें हैं, दो कॉर्निया हैं आपके पास, तो आप दो व्यक्तियों को आंखों की रोशनी प्रदान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम में नेत्र संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं आपकी पूरी हुई होंगी, बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे, शंका रहा होगा, उसका समाधान आपको मिला होगा। जाते जाते पुनः वही फिर से आग्रह, नेत्रदान में बिल्कुल, क्योंकि एक जो डाटा दीदी ने बताया कि 1992 से लेकर अभी तक खैरागढ़ के परिक्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति है जिन्होंने नेत्रदान किया। यह बड़ा दुखद है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उनका शरीर तो मृत है, तो क्यों ना, और जैसे ही मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है तो शरीर प्राकृतिक रूप से अपने आप को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। इसलिए दीदी ने कहा कि 6 घंटे के भीतर भीतर आपको तुरंत निर्णय लेना है और नेत्रदान करना है। इस विषय में ज़रूर विचार करिएगा। जाते जाते आप इस जीवन से जाते जाते किसी को रोशनी प्रदान कर दें, इससे बेहतर, इससे पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता। अंत में दीदी, मंच की ओर से, हमारी ओर से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह है आपके लिए, ये आपके लिए छोटा सा भेंट, कलाकारों की दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तमाम दर्शक जितने भी जुड़े थे सभी का बहुत बहुत आभार। अगले शुक्रवार को फिर से देखिएगा, फिर से जुड़िएगा खैरागढ़ के रत्न। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। प्रसन्नचित्त रहना बहुत आवश्यक है और साथ में नेत्रदान अवश्य करिएगा। मैं भी बिल्कुल इस चीज़ को आज बहुत अच्छे तरीके से विचार करने पर मजबूर हुआ हूँ कि हाँ, अब मैं भी इस निर्णय पर पहुँचूंगा कि हाँ, नेत्रदान करने के विषय में मैं ज़रूर विचार करूँगा। आप भी विचार करिए। शुभ रात्रि, शब बखैर। नेत्रदान महादान। महादान।